इतिहास हस्ताक्षर है अतीत का वर्तमान के पन्नों पर। जिस राज्य का इतिहास जितना अधिक समृद्धशाली होता है, उस राज्य की जनता उतनी ही प्रगतिशील और उन्नति करती है। एक समृद्ध राज्य जिसकी हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे जाने माने इतिहासकार से, और आप सभी को ले चलेंगे अतीत के पन्नों पर। आज हम बात करेंगे रीवा बघेलखंड के इतिहास के बारे में और जानेंगे इतिहासकार के जीवन के अनमोल पहलुओं को, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी व इतिहास में विशेष रुचि रखते हुए 150 से अधिक लेखों को प्रकाशित करा चुके व 8 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करा चुके जल संसाधन विभाग में कार्यरत जाने माने इतिहासकार असद खान जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में और अब तक के सफ़र के बारे में। इसके लिए मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। भाई साहब, बातचीत की शुरुआत की जाए और इतिहास के बारे में हम जानकारी लें, इससे पहले आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बचपन से मेरा इतिहास को जानने का शौक़ रहा है। ख़ास तौर से स्थापत्य कला, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, मंदिर हैं, प्राचीन मठ हैं, प्राचीन बिल्डिंग हैं, प्राचीन कोठियाँ हैं, प्राचीन बावलियाँ हैं। तो इन जगहों में बैठकर सोचा करता था उन शिल्पकारों के बारे में, उन इतिहासों के बारे में जो वर्षों तक नहीं आ सके थे। उनकी जानकारियाँ लोगों को मालूमात नहीं थी। उस नज़रिए से मैंने अपनी शुरुआत करी एक लेखन की तरफ। और आपने बता ही दिया कि मैं खिलाड़ी हूँ टेबल टेनिस का, तो जाहिर बात है मैं खेलता हूँ टेबल टेनिस, मेरा शौक़ है। और इतिहास को जानने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। जब आपका रुचि जो खेल की तरफ थी, फिर अचानक आप, चूँकि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आपका रुझान विशेष खेल की तरफ था, तब आपने उस मुकाम को हासिल किया। देखिए, पहले तो मैं क्रिकेट खेला करता था क्लब स्तर पे, स्कूल कॉलेज स्तर पे। फिर जब मैं शासकीय सेवा में आ गया तो वक्त कम मिलने लगा, तो टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। और टेबल टेनिस में फिर मैं ऑल इंडिया लेवल पर मध्य प्रदेश की टीम से, सिविल सर्विसेज टीम से मैं ऑल इंडिया खेला हूँ। और मौजूदा वक्त में भी हम लोग मैं व्यक्तिगत रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, खेलता हूँ, और किसी भी प्रतियोगिता में मैं हिस्सेदारी लेता हूँ और खेलता हूँ। लेकिन इससे मेरा जो इतिहास लेखन है या इतिहास जानने खोजने का जो शौक़ है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है। ये फिर इतिहास की तरफ मोल्ड कैसे हो गया? इतिहास झुकाव होने की वजह है मेरे मरहूम दादा जनाब मोहम्मद खां साहब। मोहम्मद खां मेरे दादा थे और रीवा राज के बहुत बड़े मूर्तिकार थे, और पत्थर पे एक से एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करते थे। वो महाराजा वेंकटरमन सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा मार्टन सिंह जी के काल में वो बहुत बड़े मूर्तिकार, ख्याति लब्ध मूर्तिकार थे। तो मैं उनको आदर्श मानकर, मैं उनकी बनाई हुई कृतियों को देखकर, उनकी बनाई हुई शिल्पकला को देखकर, उनके जो इंस्ट्रूमेंट तराशने के जो औजार हैं, मैं उनको देखकर इतना प्रेरित हुआ कि मैं भी पत्थर पे कुछ गढ़ने बनाने का शौक़ पाल लिया। तो छोटे मोटे नांदिया है और कुछ भी छोटे मोटे मैं बना लेता हूँ। तो मेरे जो आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, वो मेरे दादा मोहम्मद खां साहब हैं। और उनके बाद मेरे गुरु प्रख्यात इतिहासविद मरहूम जनाब प्रोफेसर अख्तर हुसैन निज़ामी साहब थे। उन्होंने फिर इतिहास कैसे खोजा जाता है, कैसे लिखा जाता है और क्या क्या उसमें मैं जानना ज़रूरी होता है, उन बारीकियों को मेरे गुरु ने बताया मुझे। और मैं 20 साल उनका शागिर्द रहा और उन्होंने काफ़ी कुछ हमें इतिहास ज्ञान दिया। चूँकि फ़ारसी के और उर्दू के, इंग्लिश के बड़े विद्वान थे इतिहासकार को, तो उन सब चीज़ों को बड़े बारीकियों से, बड़े गहराइयों से उन्होंने रूबरू करवाया। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि जो बघेलखंड का इतिहास है वह हिंदी की अपेक्षा फ़ारसी में अधिक लिखा गया है। देखिए, फ़ारसी वालों ने यहाँ के राजाओं को लिखा है,
राजाओं के बारे में। और इसका जो बघेल खंड में ख़ास तौर पे, चूँकि फ़ारसी दाँव बहुत कम थे और फ़ारसी में लिखा गया था, तो दिक्कत ये होती रही है कि अगर वो फ़ारसी जानता है तो अंग्रेज़ी नहीं जानता है, अंग्रेज़ी जानता है तो फ़ारसी नहीं जानता है, या दोनों जानता है तो इतिहास नहीं जानता है ना? ये मुश्किल थी। तो मेरे प्रख्यात इतिहासकार मेरे गुरु जो थे प्रोफ़ेसर अख्तर हुसैन निज़ामी साहब, वो कई भाषाविद थे, भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उन्होंने फ़ारसी के जो मुग़ल कालीन या मुस्लिम कालीन जो लेखक थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा, चूँकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, तो जो मुस्लिम लेखकों ने जो 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में जिन राजाओं का, बघेल नरेशों का उल्लेख किया है फ़ारसी किताबों में, उसका हिंदी रूपांतरण या उसका उल्लेख हिंदी या इंग्लिश में प्रोफ़ेसर अख्तर हुसैन निज़ामी साहब ने किया। तो इसलिए अब तो खैर प्रकाशित हो चुकी हैं वो फ़ारसी किताब, हिंदी और अंग्रेज़ी में भी आ चुकी हैं, इंग्लिश में। तो लोगों को पढ़ना चाहिए और अपने यहाँ के बघेल नरेशों के बारे में जानना। चलिए अब हम चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं रीवा का बघेलखंड का इतिहास। इस इतिहास की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो रीवा के बघेल नरेश हैं, इनका राज अनिलवाड़ा पाटन में हुआ करता था। ये सोलंकी क्षत्रिय हैं और गुजरात के जो अनिलवाड़ा पाटन हैं, उनके वैवाहिक संबंध कलचुरी काल में हो चुके थे, कलचुरियों के से हो चुका था। राजा कर्ण बघेला की शादी सोमदत्त कलचुरी की बेटी राजकुमारी पद्म कुमरी से हुआ था और उनको बांधवगढ़ का जो किला है, बघेलों को दहेज मिला था राजा कर्ण बघेला को। राजा कर्ण बघेला के जो वंशज थे, वो एक बड़े राज्य के लिए अपना लाल लश्कर के साथ चल पड़े, निकले और कालिंजर को फतेह करके 1298-99 में गहोरा में अपना राज्य स्थापित किया। और बघेलों की जो पहली राजधानी है वो बांदा के पास गहोरा है, गहोरा। तो वहाँ इनकी पहली राजधानी स्थापित हुई। उस दौर में रीवा का नाम रीवा नहीं था, इसका नाम था भट्ट गहोरा या भट्ठा गहोरा। भट्ठा गहोरा के नाम से रीवा जाना जाता था और गहोरा जो बांदा के पास, वहीं से पूरे राज्य का संचालन होता था। मतलब केंद्रीय बिंदु जो है गहोरा ही था। तो इस तरह से जो बघेलों की जो इस एरिया में जो राज्य स्थापित हुआ वो गहोरा था और बघेलों की पहली राजधानी गहोरा थी। इस राज्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल कालीन बहुत सारी तोपें हैं जो राज्य की रक्षा के लिए यूज होती थी। तो ये मुगल कालीन और करचली का जो संबंध था, ये कैसा था? देखिए, हमने बताया, जैसे कि जिक्र किया कि राजा कर्ण बघेला जो गुजरात के थे, पाटन के थे, उनकी शादी कलचुरी नरेश सोमदत्त कलचुरी की राजकुमारी बेटी से हुआ था। तो ये कलचुरी और बघेलों का वैवाहिक संबंध वाला रिश्ता हो गया। अब आप तोप की जिक्र कर रहे हैं कि तोप बघेल कालीन तो मुगल कालीन तोप एक रीवा में थी। हुआ यूँ था कि जब 1561-62 में तानसेन को यहाँ से रीवा राजा ने विदा किया, तो अकबर ने रीवा नरेश राजा रामचंद्र बघेल को बुलाया और फतेहपुर सीकरी जो थी वो उनका वहीं से संचालित होता था, मुगलों का, अकबर का संचालन वहीं से होता था। तो ये भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से लेके गए बादशाहों को भेंट करने के लिए। इत्र, सुगंधित इत्र हो गए, कपड़े हो गए, जड़ाऊ हो गए, और मतलब एक जो परंपरा होती थी गए। तो वो इतना खुश हुए, और खुश होने की एक वजह और थी, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुगलों को पनाह मिला हर उनके मुश्किल हालात में। रीवा नरेशों ने मुगल बेगमों को पनाह दिया, जिसमें बाद में जिक्र करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अकबर बादशाह ने रीवा नरेश राजा रामचंद्र बघेल को 1562 में एक तोप भेंट किया। वो तोप आ गई, राजा रामचंद्र बघेल
भी गहोरा में रहे। फिर तोप आते आते रीवा में आ गई। उसे अकबरी तोप कहा जाता था। वो तोप आज भी मौजूद है और किला में स्थापित है। यहाँ की जो प्रमुख तोपें थी, गजेंद्र मोक्ष, लक्ष्मणिया तोप, यहाँ के बड़ी प्रमुख तोपों में थी और इनकी गर्जना कोसों दूर तक जाती थी। और मतलब नाम से ही पता चल रहा है, गजेंद्र मोक्ष, लक्ष्मणिया, ये कई नामी तोपें थी। इनके अलावा कई छोटी छोटी तोपें थी, मध्यम मार की तोपें थी, लेकिन प्रमुख तोपों में थी ये। अभी अपने बघेलों के स्टार्टअप की बात की, कैसे उन्होंने मूव किया, कूच किया, और रीवा का जो एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है बांधवगढ़, वहाँ उनको जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। फिर बांधवगढ़ से जब रीवा राजधानी कैसे बनी? देखिए, पहले तो ये बताएं कि गहोरा से ये बांधवगढ़ क्यों आए जी। इनके आधिपत्य में तो किला था बांधवगढ़ का, लेकिन 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी के पहले बीरबल भी चले गए थे, क्योंकि रीवा राज्य में राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में कई नायब रत्न थे जो अकबर के दरबार में नहीं थे। नौरत्नों जैसे, हाँ, जैसे बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, जैन खां हो गए। जैन खां भी संगीतज्ञ, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो जो कड़े का सूबेदार था मजीद आसफ खां, उससे राजा रामचंद्र बघेल की तकरार हो गई गाजी खां तनूरी को लेके। तो उनकी तकरार हो जाने से राजा रामचंद्र बघेल ने अपनी नई राजधानी बांधवगढ़ को बनाना मुनासिब समझा और अपने दरबारी संगीतज्ञ तानसेन को लेकर 1561-62 में ये बांधवगढ़ आ गए। अच्छा, बांधवगढ़ आ गए। बांधवगढ़ 2662 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। उसमें 2000 साल पुराने किले पहले से बने हुए थे। उसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, कच्छप, बराह, शुकर की भव्य बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। कलचुरी गुर्जर कालीन प्रतिमाएं हैं, बघेल कालीन प्रतिमाएं हैं, और वहाँ पे छोटे बड़े मिला के 12 तालाब हैं। नान भान तालाब तो केवल एक पत्थर पे काट के बनाए गए हैं, बड़े विशाल और भव्य तालाब हैं ऊपर 2662 फीट की ऊंचाई पर। वहीं पर अस्तबल है, कचहरी है, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। और कबीरदास जी, महाराजा वीर सिंह बघेल के ज़माने में, ये महाराजा वीर सिंह बघेल का जो कार्यकाल है 1500 से 1540 ईस्वी है। इस दरमियान कबीरदास जी बांधवगढ़ आए और बांधवगढ़ में रुके, और धर्मदास जी, आमीन माता जी की वहाँ पर मंदिर है, कबीर तलैया है जी। तो वहाँ पे आपको बड़ा विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा वहाँ पर। और वहाँ पर हर ऊपर चढ़ पाना, चढ़ाई कर पाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत ऊंचाई है, 2662 फीट ऊंचाई। इसको चढ़ते चढ़ते आपको मैं आज की वक्त की बता रहा हूँ कि 20 शेर दिखेंगे, 20 भालू दिखेंगे, जंगली खूंखार जानवर दिखेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बांधवगढ़ से रीवा राजधानी क्यों बनाई? मतलब उन्होंने जो गौरा से बांधवगढ़ को चुना, वो इसलिए कि वो एक सुरक्षित स्थान था। बिल्कुल सुरक्षित स्थान था। और मैं आपको यही बता दूं कि अगर बघेल नरेशों ने मुगलों पे इतने हसार न किए होते तो अकबर की नियत उस बांधवगढ़ पे था, क्योंकि चित्तौड़, रणथंभौर और कलिंजर को जीतने के बाद अकबर की नज़र बांधवगढ़ पे थी। अकबर को बांधवगढ़ इतना पसंद था कि उसने फारसी में उसके सोने के सिक्के छपवाए, ढलवाए टकसाल में। तो उसके एक सिक्के में लिखा हुआ है, रवाजे सिक्का अल्लाह अकबर, बुवादे व किला ए बांधो बराबर। है ईश्वर, मेरे सिक्के की वो ऊंचाई हो जैसे बांधवगढ़ की दुर्ग की। इससे आप समझ जाइए कि अकबर को वो सामरिक दृष्टि से या और कोई नज़रिए से कितना पसंद रहा। मतलब वो सुरक्षा की दृष्टि से भी कह सकते हैं, और सामरिक दृष्टि से भी, और प्राकृतिक सौंदर्य जो था, प्राकृतिक वो सारी चीज़ें उसको अपनी ओर खींच रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो रहा।
अब क्या हुआ कि 1200 अकबर वो राजा रामचंद्र बघेल 1592 में स्वर्गवासी हो गए बांधवगढ़ में। उसके बाद उनके पुत्र वीरभद्र, राजा वीरभद्र बघेल राजा हुए। उनका कार्यकाल भी 2 साल था, लगभग 2 साल, बहुत कम कार्यकाल था। राजा वीरभद्र बघेल के जो लड़के हुए राजा विक्रमादित्य। अब एक चीज़ ये समझें कि जो राजा विक्रमादित्य थे, उनकी शादी बीकानेर में राजा राय सिंह बीकानेरी की लड़की के साथ हुआ था। और जो मुगल बादशाह सलीम जहांगीर था, बीकानेर में उसी घर में उसकी शादी हुई थी। तो बड़ी लड़की जो थी राय सिंह बीकानेरी की, वो रीवा ब्याही गई, रीवा राजा वीरभद्र सिंह जी को, और छोटी लड़की सलीम को ब्याही गई। तो उसमें दोनों एक साढ़ू भाई, मतलब एक वैवाहिक संबंध जो है बन गए, मतलब पारिवारिक संबंध बन गए, इनके आपस में साढ़ू भाई हो गए। अब राजा वीरभद्र सिंह के जो लड़के हुए उनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब ये छोटे थे, बचपन नाबालिग थे जब ये इनके पिता वीरभद्र सिंह खत्म हुए, विक्रमादित्य छोटे थे। तो विक्रमादित्य, अच्छा, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन अकबर के रहते हुए तो बगावत कर दी। तो अकबर ने दुर्योधन सिंह, जो वीरभद्र का अवैध संतान था, जारज पुत्र था, उसको राजा बना दिया। अच्छा, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर बादशाह बने, तो जहांगीर से भी नहीं पटी। तो जहांगीर ने 16 परगने की जो बांधवगढ़ की जागीर थी उसको कोरट कर लिया, जब्त कर लिया। फिर जब शाहजहां युवराज हुए, शहजादा, तो इनकी वीरभद्र की और शहजादे शाहजहां की दोस्ती हुई। तो फिर अपने वालिद से सुल्तान सलीम जहांगीर से कहकर उनकी वो बहाल करवा दी 16 परगने की जागीर। लेकिन अब इनको वो खटक रहा था। 1610 में भी बगावत करी विक्रमादित्य ने। मतलब एक शुरुआत चल पड़ी थी बगावत हाँ, की। बगावत की शुरुआत चल पड़ी थी। अच्छा, बहरहाल वो भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और वो शिकार खेलने का उनको बड़ा शौक था राजा विक्रमादित्य बघेल को। तो बांधवगढ़ से वो चले। अभी तक रीवा में न कोई किला है, न कोई बस्ती है, न कोई मतलब एक वीरान कहना चाहिए। पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ पहाड़ियों से। तो राजा विक्रमादित्य बघेल अपने लाल लश्कर के साथ चले। तो जो उपरहटी है, ये उपरहटी असल में ऊपर हाटी है वो। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक टीला था, ये मानव निर्मित टीला नहीं है। ऊंचाई जो है, ये सबसे ऊंचाई पर है रीवा के किला का जो हिस्सा जहाँ पे उसकी तामीर हुई है। तो वहाँ पर शहजादा जलाल खां, जो शेरशाह सूरी का लड़का था, वहाँ पर एक अस्थाई अपना अड्डा बनाना चाहता था यहाँ के क्षत्रियों को रोकने के लिए। तो उसने किले का जो पिछला हिस्सा है, दीवार, उसने बनवाना शुरू कर दिया था। बहरहाल उसका भी बाद में फिर जिक्र करेंगे। तो 1618 में राजा विक्रमादित्य सिंह रीवा आए, और जब वो अंदर जाने लगे, अच्छा लगा उनको एरिया। तीन तरह, बहुत अच्छा था। हाँ, बीहड़ बिछिया से वो नदी किनारा, और काफ़ी अच्छा साइट है उसका। हाँ, लेकिन इन सब के पहले जो विश्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय नाथ जी हैं, वो विराजमान थे। वो जो है लमाना जो व्यापारी होते थे, जो वैश्य समुदाय के होते थे, उनके द्वारा स्थापित हैं। वो लमाना व्यापारी जो होते थे, वो हजार लड्डू बैल में चल के नून गुड़ नमक तेल शक्कर ये गुड़ और ये सब बेचा करते थे, और नदी किनारे पड़ाव डालते थे। अब वो शिव भक्त हुआ करते थे। तो जहाँ पर वो रुकते थे व्यापारी, वहाँ पर शिव जी का एक स्थापित कर देते थे, उनके आराध्य थे वो। तो ये उनको विक्रमादित्य सिंह जी को अच्छा लगा। तो 1618 में उन्होंने बघेलखंड राज्य की, रीवा राज्य की राजधानी रीवा स्थापित की, और महल बनवाना शुरू किया। और चूँकि वहाँ पर एक लंबा बैरक बना हुआ था
शहजादा जलाल खां का, उसके फौजी। चूँकि शहजादा जलाल खां जो रीवा आया वो 1544 में आया। और क्यों आया वो रीवा? अभी तो रीवा राजा भी नहीं आए रीवा में। हाँ बिल्कुल। वो तो बांधवगढ़ में, वहाँ काली वहाँ गहोरा में है वो, है ना। अभी तो बांधवगढ़ भी नहीं आए, वो तो 1562 में बांधवगढ़ आए। ये बात 1544 की है। तो 1544 में एक घटना घटित हुई कि कालिंजर का राजा कीरत सिंह शेरशाह सूरी का बागी हो गया था और हुमायूं का दोस्त था। तो हुमायूं का दोस्त यानी शेरशाह सूरी का दुश्मन, तो उसने यहाँ पर हमला कर दिया कालिंजर में और अपने लड़के को शहजादा जलाल खां को रीवा भेज दिए, जो ये गुजरती है रोड ये यहाँ से, कि उसमें कोई छत्री राजा कालिंजर जाके मदद न करने पाए हिंदू राजा का। मतलब वो सामरिक दृष्टि से इसको सुरक्षित करना चाहता था। अब क्या हुआ कि 1544-45 में कालिंजर में वो बम गोला तोप का वो देखते हुए फट गया। तो जो शहजादा जलाल खां का जो वालिद था शेरशाह सूरी, वो जख्मी हो गया। जब खबर आई रीवा कि शेरशाह सूरी जख्मी हो गए हैं, काफ़ी सीरियस हैं, तो भागते भगा यहाँ से, सब जल्दी जल्दी भगा यहाँ से। मतलब लाव लश्कर अपना छोड़ करके कुछ छूट गए, कुछ चले गए। फिर उसको शेरशाह सूरी को ले जाया गया सासाराम बिहार, वहाँ पर वो मर गया। तो 1544-45 में वो दिल्ली का राजा बना। अच्छा, तो रीवा राज स्थापित हो गया रीवा में। तो इस तरह से बांधवगढ़ से राजा विक्रमादित्य बघेल ने रीवा को अपनी राजधानी बनाई।